अप्रैल माह में चारधाम यात्रा का आगाज होगा, वहीं इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बी मुरुगेशन ने बताया कि यात्रा से पूर्व में 6 कंपनियां पीएसी, सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एसडीआरएफ, जल एवं पीआरडी के जवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा फोर्स को तैनात करने की कोशिश की जाएगी। चारधाम यात्रा की इस बार हमने काफ़ी पहले समीक्षा प्रारंभ कर दी है। सारी बैठकें पहले भी अधिकारियों के लेवल पर इस पर हो रही थी। कल मैंने इस पर स्वयं समीक्षा की है और सारे विभाग, विशेषकर सड़क है, परिवहन है, आवास है, जल निगम, पेयजल है, इन सभी विभागों को और पुलिस विभाग को, क्योंकि पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं उन अनुभवों के आधार पर और जो व्यवस्थाएं वहाँ पर सुनिश्चित होनी है उन सबको सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और इसके अलावा जल्दी ही फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे, जिससे कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो और उत्तराखंड आकर वो एक अच्छा अनुभव लेकर वापस जाएं। इस बार भी हमने पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मीटिंग भी कराया और हमारी रेंज लेवल पे भी मीटिंगें हुई है, तो हमारी तैयारियां शुरू हो गया है, क्योंकि 24 अप्रैल के बाद से यात्रा शुरू होगा। करीब 6 कंपनी पीएससी और भी सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस भी हम नियुक्त होंगे और उनको इस बार हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से उसके ट्रेनिंग हो और पीआरडी के जवान को भी अभी ट्रेनिंग देके इस पर नियुक्त कराएंगे। 6 कंपनी पीएससी, 6+ कंपनी है और एसडीआरएफ की भी यूनिट्स रहेगा। इस बार जितना संभव है ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स हमारे चारधाम यात्रा रूट पे नियुक्त करने की कोशिश करेंगे। चारधाम होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने देहरादून प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सरकार को चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि चारों धामों में आने वाले श्रद्धालुओं की सीमित संख्या बल की बाध्यता भी समाप्त हो, पूर्व की भांति ही यथावत यात्रा का संचालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में वह बड़ा आंदोलन करेंगे और प्रदेश भर में चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की होगी। देखो, 20 तारीख को हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी चारधाम होटल एसोसिएशन ने, और उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया था कि नहीं, आप अपनी तैयारी कीजिए और चारधाम यात्रा में ऑनलाइन पंजीकरण और सीमित संख्या की बाध्यता नहीं रखेंगे। और कल मीटिंग में भी जो चारधाम यात्रा की मीटिंग थी, चारधाम होटल एसोसिएशन उसमें शामिल थे, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही आश्वासन दिया। लेकिन कल जब हमारे मुख्य सचिव उत्तराखंड के जो हैं, उन्होंने जब अपना फरमान सुनाया कि ऑनलाइन पंजीकरण कंपलसरी है, तो ऑनलाइन पंजीकरण और सीमित संख्या की बाध्यता चारधाम होटल एसोसिएशन उसका घोर विरोध करता है। हम नहीं चाहते हैं कि ये प्रक्रिया आप शुरू करें। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि आप सबसे पहले तो ऑनलाइन पंजीकरण और चारधाम की जो सीमित संख्या को उसकी बाध्यता समाप्त करें। देखिए, जो संख्या इन्होंने निर्धारित करी है वो व्यवहारिक नहीं है। आप एक बात, बड़ी छोटी सी बात है कि भाई आप जो अलग अलग संख्या हर जगह पे रखी हुई है, चाहे यमुनोत्री की हो, गंगोत्री की हो, बद्री, केदार, ये व्यवस्थाएं की कमी जो है वो सरकार की तरफ से है। सरकार अपनी व्यवस्थाएं पूरी नहीं कर पा रही है, लेकिन इस वजह से उन्होंने हर जगह की संख्या निर्धारित करी है। अब होगा क्या कि जो यात्री बद्रीनाथ की अपनी वो रजिस्ट्रेशन करा करके आ रहा है, जो वो वहाँ यमुनोत्री नहीं जा पाएगा, गंगोत्री नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको वहाँ का रजिस्ट्रेशन उपलब्ध ही नहीं होगा। 18,000 लोगों का और 5,500 लोगों का आप उसको मेल कैसे कराओगे? किस तरह से यात्री वो पूरी असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, सारा कन्फ्यूजन रहेगा लोगों के। इसके अलावा क्या है कि यात्री अपना पंजीकरण तो करा रहे हैं, लेकिन उसकी कैंसिलेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है। मान लीजिए वो नहीं आया तो कैंसिलेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है, सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं है। मान लो मैंने आज रजिस्ट्रेशन कराया, 24 तारीख को मैं जा रहा हूँ, किसी कारणवश मैं नहीं जाता हूँ तो रजिस्ट्रेशन बेकार है, दूसरा आदमी भी नहीं जा पाता है। तो इन सब के बारे में सरकार को पहले बड़े गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा, तभी उसके आगे कुछ वो रास्ता निकलेगा। मीडिया और सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व पुलिस अधिकारी डॉक्टर अशोक त्रिपाठी ने पीड़ित बुजुर्ग प्रमोद कुमार वात्सल्य को न्याय न मिलने पर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।
डॉक्टर अशोक त्रिपाठी ने कहा कि आज यह बड़े दुख का विषय है कि शासन तंत्र में अब जो सेवक होते थे आज वे पूरी तरह से शासक होकर बैठ गए हैं। जिस प्रकार से विजय कुमार वात्सल्य की हत्या करके मामले को दबाए जाने का प्रयास किया गया, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर विजय की हत्या करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कितने प्रभावशाली होंगे। मेरा मानना है कि प्रदेश के डीजीपी एक कोई ऐसी व्यवस्था प्रदान करें, एक स्वतंत्र जांच एजेंसी। अगर उनकी पुलिस स्टेशन जो जांच करके रिपोर्ट सबमिट करती है सरकार को, वो सबमिट करने में असफल हुई है, तो मेरा मानना है कि वो या तो एसआईटी या तो सीबीआई को जांच ट्रांसफ़र कर दें और रिकमेंडेशन के साथ कि मैं सक्षम नहीं हूँ इस जांच को करने में, अन्यथा उनको कोई सहयोग चाहिए तो वो हम उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए, सहयोग करने के लिए तैयार हैं। दून लाइब्रेरी व रिसर्च सेंटर में कस्तूरबा गांधी वलियम्मा मुदलियर की पुण्यतिथि पर स्मरण सभा और कबीर व सूफी गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम हिंद स्वराज मंच और दून लाइब्रेरी व रिसर्च सेंटर द्वारा संयुक्त तौर पर किया गया। सभा में हिंद स्वराज मंच के अजय कुमार जोशी ने कस्तूरबा और वलियम्मा के जीवन पर रोशनी डालते हुए उन्हें देश की आजादी के आंदोलन में अग्रज महिलाओं में गिनते हुए उनके योगदान को रेखांकित किया। इस फरवरी है, ये कस्तूरबा गांधी की पुण्यतिथि है। जब वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जब वो आगा खान महल पूना में कारावास में थी, तो वहीं उनका देहांत हुआ था 22 फरवरी को। इसी के साथ जब ये लोग दक्षिण अफ्रीका में थे, तो उस समय पहली बार भारतीय महिलाएं एक आंदोलन में निकली थी गांधी जी के नेतृत्व में, जिसमें कस्तूरबा भी थी। और उसमें ये लड़की 15-16 साल की वलियम्मा मुदलियर, ये भी उस आंदोलन में शरीक हुई थी और इनको 3 महीने की वहाँ सज़ा हुई थी, कारावास हुआ था। तो इसलिए हम इन दोनों को इसलिए याद करते हैं कि हम लोगों का हिंद स्वराज मंच में ये मानना है कि एक तरफ तो नेतृत्व था, जिन्होंने भारत स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन दूसरी तरफ जन सैलाब था जिसमें बहुत आम आदमी इससे जुड़े थे, और इन दोनों के बगैर ये हो नहीं सकता था। सरकार ने हाल ही में उत्तराखंड के अंदर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका आभार व्यक्त करते हुए युवा मोर्चा ने एक आभार रैली निकाली और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आज युवा समझ चुका है कि जो कानून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाए हैं वह युवाओं के हित में है। देखिए, नकल विरोधी अध्यादेश अभी अध्यादेश न होते हुए वह कानून का रूप ले चुका है, और जैसे ही हमारा सदन आहूत होगा वह उसमें पारित भी हो जाएगा, उसकी औपचारिकताएं पूर्ण हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये नकल विरोधी कानून का आना युवाओं के हितों को सुरक्षित करना है, भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाक्रम न होने पाए, हर मेहनत करने वाले व्यक्ति के साथ में, युवा के साथ में प्रॉपर न्याय हो सके, उसको सुनिश्चित करने वाला यह कानून है, जो कि बहुत ज़रूरी था। हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि धामी जी पूरे देश भर में शायद हो सकता है इतना कड़ा कानून लाने वाले पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने युवाओं के हित में एक कठोर निर्णय किया है। इस वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जकरिया ने बताया कि पिथौरागढ़ जनपद भर में इस साल 2022-23 की परिषदीय परीक्षा 16 मार्च से प्रारंभ होगी, जो 6 अप्रैल को समाप्त होगी, जिसमें 12,882 विद्यार्थियों के द्वारा 87 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देंगे। इन परीक्षा केंद्रों में इस साल 3 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा विभाग के द्वारा संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वर्ष 2022-23 के लिए परिषदीय परीक्षाएं हमारी 16 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल को समाप्त होंगी, जिसमें 12,822 परीक्षार्थी 87 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देंगे। इन परीक्षा केंद्रों में 3 नए परीक्षा केंद्र हैं और हमारे 84 पुराने परीक्षा केंद्र हैं। 10 अटल उत्कृष्ट विद्यालय में CBSE की परीक्षाएं इन परीक्षा केंद्रों में हो रही हैं। तो नए परीक्षा केंद्र 3 इस साल बनाए गए हैं, जिसमें विरथी, राजकीय इंटर कॉलेज विरथी, राजकीय इंटर कॉलेज टिमटा, राजकीय इंटर कॉलेज पिलखी, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने हल्द्वानी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार पहले दिन से विधानसभा चुनाव 2022 का दृष्टिपत्र धरातल पर उतारने में जुट गई है। धामी पहले मुख्यमंत्री हैं जो 1 वर्ष के भीतर हर जिले तहसील तक पहुंचे हैं। जोशी ने कहा कि विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, वहीं विपक्ष नेशनल हेराल्ड, वाड्रा केस, महाराष्ट्र के गृह मंत्री के मामले में सीबीआई और ईडी को बीजेपी के इशारे पर काम करने वाली एजेंसी बताता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग युवाओं के कंधे पर राजनीति कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी जी ने 1 वर्ष में काम किया है, उसका परिणाम हम सबके सामने है। हमने 750 लोगों को जूनियर इंजीनियर्स में नियुक्तियां दी हैं। हमने 1400-1450 लोगों को एलटी में नियुक्तियां दे दी हैं। हमने 371 पदों पे असिस्टेंट प्रोफेसर पे हम नियुक्तियां देने जा रहे हैं। लगभग 2300 पदों पर हम पुलिस में नियुक्तियां देने जा रहे हैं। ऐसे इस 1 वर्ष के अंदर के मैं डाटाज पेश करूं तो लगभग 7000 लोगों को हम नियुक्तियां देने जा रहे हैं या दे दी है। तो मैं अपने उन विपक्ष के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये 7000 लोगों को जो ट्रांसपेरेंसी से पुष्कर सिंह धामी जी ने नियुक्तियां दे दी हैं वो आपको दिख नहीं रही हैं क्या? और जो 5000 पदों को हम विज्ञापित अभी कर रहे हैं, वो विज्ञापित पदों को भी हम 6 महीने के अंदर रोजगार दे देंगे। क्या वो 5000 पद आपको दिख नहीं रहे क्या? क्या ट्रांसपेरेंसी से रोजगार देने के लिए जो पिछले विषय थे, कपले घोटाले आए थे, उनकी जांच हो रही है, उसमें लोग जेल में जा रहे हैं, वो आपको दिख नहीं रहा क्या? यूके SSSC का चेयरमैन तक जेल के अंदर है, वो आपको दिख नहीं रहा क्या? देश का पहला है, उस कानून को हमने ला करके एक ट्रांसपेरेंसी दिखाने का जो है कि काम किया, संकल्प लिया, वो क्या दिख नहीं रहा क्या? कुल मिला करके जो लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं वो लोग आज कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री जी सही काम नहीं कर रहे, और वो युवाओं के कंधे में बंदूक रख करके काम करना चाहते हैं। हमारी लालकुआं सेंचुरी पेपर मिल में कार्यरत ठेका श्रमिक आलम हसन निवासी हाथीखाना की कल रात सेंचुरी मिल के अंदर तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद लोगों ने आनन फानन में हल्द्वानी निजी अस्पताल में श्रमिक को भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान ठेका श्रमिक आलम हसन को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। काठगोदाम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मृतक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है।